नमस्कार। मैं मुकेश सर आज उपस्थित हूं आधुनिक भारत इतिहास के अंतर्गत 1857 की क्रांति को लेकर के। यह आधुनिक भारत इतिहास और ब्रिटिश सत्ता की स्थापना में वह एक अंतिम चैप्टर के रूप में आता है, क्योंकि यहां पूर्ण रूप से अब ब्रिटिश सत्ता जो है क्राउन के हाथों में चला जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकल करके। यानी जो 1757 से सत्ता की स्थापना प्रारंभ हुई थी वह 1857 में पूर्ण रूप से स्थापित हो जाता है। और प्रशासनिक स्थिति से भी देखें तो पूर्ण रूप से एक परिवर्तन भी नजर आता है। वहां से गवर्नर जनरल के पद भी समाप्त हो जाते हैं और वायसराय का पद सृजित होता है। यह महान क्रांति की श्रेणी में आता है, क्योंकि यह भारतीयों द्वारा ब्रिटिशर्स के खिलाफ पहली बार लगभग आधे भारत ने इसमें भाग लिया था और सबका एकमात्र उद्देश्य था किसी तरह से यहां से ब्रिटिशर्स को हटाना। लेकिन हम उसमें असफल रहे, तो हम आज सफलता असफलता सभी पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे। इसकी अवधि, क्या कारण रहे इसके, और इस आंदोलन को बहुत सारे इतिहासकारों ने सफलतम क्रांति भी कहा है। इसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का दर्जा प्राप्त है, महान क्रांति का दर्जा प्राप्त है। अंग्रेजी से सिपाही विद्रोह कहते हैं, सिपाही मूवमेंट बोलते हैं, हम उसे सिपाही विद्रोह कहते हैं। तो नाम उसके कई हैं, लेकिन हमने उसका जो मूल नाम है द रिवोल्ट ऑफ 1857, आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कि 10 मई, सबसे पहले हम इसकी अवधि देखेंगे। इसकी अवधि थी 10 मई 1857 से 1 नवंबर 1958 तक। अवधि की अगर बात करें तो इस क्रांति की जो अवधि रही है वह 10 मई 1857 से 1 नवंबर 1858, यानी लगभग 1 वर्ष और 6 मंथ की अवधि रही। यानी यह क्रांति लगभग 1.5 वर्षों तक चली। 18 माह तक यह क्रांति चला था। जिस समय यह क्रांति हुई उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वह विस्कॉट पामस्टन थे। प्रधानमंत्री ब्रिटेन के कौन थे? विस्कॉट पामस्टन। ये प्रधानमंत्री थे। ब्रिटेन की महारानी कौन थी? तो महारानी एलिजाबेथ थी। एलिजाबेथ। भारत के गवर्नर कौन थे? तो उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वह लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग थे। परिणाम क्या हुए इसके, थोड़ी सूची भी देख लेते हैं। तो परिणाम ये रहा कि विद्रोह का दमन कर दिया गया। परिणाम में ये रहा
कि विद्रोह का दमन हो गया, विद्रोह का दमन। और कुछ भी हुए? हाँ, तो और भी हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से सत्ता निकलकर, ईस्ट इंडिया कंपनी से अब सत्ता जो है वह ब्रिटिश क्राउन में चला गया, ब्रिटिश क्राउन में चला गया। अब सत्ता जो है एलिजाबेथ के पास चला गया। और क्या परिवर्तन हुए? तो गवर्नर जनरल जो था, गवर्नर जनरल, यह पद अब खत्म हो गया, यह वायसराय बन गया। अब क्षेत्र में भी परिवर्तन हुए। तो हाँ, क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ। जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता था, अब ब्रिटिश भारत हो गया, अर्थात भारतीय ब्रिटिश राज्य हो गई है। अब क्या हो गया? भारतीय ब्रिटिश राज्य हो गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं रहा, भारतीय ब्रिटिश राज्य हो गया, यानी इंडियन ब्रिटिश अंपायर यहां पे स्थापित हो गया। इस संग्राम में शामिल कौन कौन से हुए? तो उसके पूर्व एक बार इसको देख लीजिए फिर से। यह क्रांति 10 मई 1857 से शुरू हुआ, 1 नवंबर 1858 तक चला, यानी 1 साल 6 महीने। प्रधानमंत्री विस्कॉट पामस्टन था, महारानी उस समय एलिजाबेथ थी, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। परिणाम यह हुआ कि विद्रोह का दमन हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से सत्ता निकल कर ब्रिटिश क्राउन में चला गया, गवर्नर जनरल का पद खत्म हो गया, वायसराय का पद हो गया, और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो क्षेत्र था वह भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य हो गया। आइए अब थोड़ा सा देखते हैं इसमें शामिल को क्या हुए, इसके चिन्ह क्या थे। तो इस क्रांति के जो पहचान चिन्ह थे, वह कमल और चपाती था। चपाती मतलब रोटी, कमल मतलब कमल का फूल, यानी कमल का फूल और चपाती था। इसमें 21 रियासत शामिल हुए थे। भारत की तरफ से रियासत 21। इस 21 के अतिरिक्त वे सभी साम्राज्य जो कहीं ना कहीं ब्रिटिश के द्वारा प्रताड़ित थे, जिसमें इसके अतिरिक्त मुगल साम्राज्य, अवध, झांसी, ग्वालियर, जगदीशपुर, इनके अतिरिक्त जोधपुर, इन सब के अतिरिक्त भी बहुत सारे नवाब, राजा, जमींदार, ठाकुर, चौधरी, सरदार, प्रधान, यानी बहुत सारे लोग इसमें शामिल हुए। बात करें सेना नायक की, तो भारत के तरफ से 9 भारतीय सेना नायक थे। भारत के तरफ से भारतीय सेना नायकों की संख्या 9 थी, यानी सेना नायक इंडिया की तरफ से देखें तो 9 थे, जिसमें जैसे आप मंगल पांडे को ले लीजिए, वीर कुंवर सिंह, इसके अलावा बख्त खां, क्योंकि उस समय बहादुर शाह जफर तो शक्तिहीन थे, और ब्रिटिश की तरफ से 14 सेना नायक थे। ब्रिटेन की तरफ से 14 सेना नायक थे।
लोगों की इसमें मृत्यु भी हुई होगी। निश्चित है कि 1.5 साल जब लड़ाई चला है तो देखिए भारतीय 8 लाख मरे थे, यह आंकड़ा कुछ कम ही है। और ब्रिटेन की तरफ से लगभग 60,000 लोगों की मौत हुई थी। तो निश्चित है जिसके सरजमी पे युद्ध होगा, हताहत भी वहीं के लोग होंगे। इसलिए भारतीयों की संख्या 8 लाख थी और ब्रिटिशर्स की संख्या 6,000 थी। तो इन सब चीजों को हमने देख लिया, ये ऐतिहासिक पहलू था। अब इसके हम देखते हैं कि क्या कारण थे कि इतना बड़ा संघर्ष हुआ, विद्रोह हुआ। क्या ऐसी नौबत आ गई कि भारतीयों को ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ संघर्ष करने पर उतारू होना पड़ा। तो एक तो जस्ट इसके पहले वाला जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें देखे थे व्यक्तिगत नीति, हड़प नीति, या जिसको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहा गया था, जो क्या कहते हैं डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। इसके अलावा भी और भी कारण थे। तो कारणों में देखें, एक हड़प नीति या इसको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहा गया, और डलहौजी के द्वारा आया था, जो सही में बहुत सारे अवध, सतारा, जैतपुर, छोटा उदयपुर, झांसी, तो इन सारे जो नवाब थे उनको परेशान किया था, क्योंकि बायोलॉजिकल सन नहीं होने के कारण, बायोलॉजिकल पुत्र नहीं होने के कारण दत्तक पुत्र को इन्होंने मान्यता देने से रोक लगा दिया था। इसके अलावा कुछ दिन की पहले की घटना है, जिस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ करते थे, सती प्रथा। अगर इसको देखा जाए तो सही कदम था, लेकिन रूढ़िवादी जो परंपरा वाले लोग हैं, ब्राह्मणवादी विचारधारा वाले लोग हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। फिर बाल विवाह पे रोक लगा दी गई थी, इसका भी कहीं ना कहीं लोगों ने विरोध किया। बाल विवाह निषेध का भी विरोध किया लोगों ने। शिशु हत्या, शिशु और भ्रूण हत्या, यानी इसको यूं कहें कि भ्रांतियां थी ये सारे। उसके बाद में डलहौजी ने ही विधवा पुनर्विवाह, इसका तो खैर बहुत कड़ा विरोध हुआ था। तो कार्य चाहे आज के लिहाज से देखें तो एक सामाजिक कार्य थे। ये भारत का धर्म, यह जो एरा चला था वह भारत का धर्म सुधार आंदोलन का अंतर्गत आता है। लेकिन उस समय के ये जो धर्म सुधार आंदोलन थे वह कहीं ना कहीं क्योंकि सत्ता में तो ब्रिटेन था, तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता था कि इन्होंने ऐसी चीजों को लागू करके हमारी जो परंपरा शुरू से चली आ रही है, सनातन परंपरा, उसको कहीं ना कहीं तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और हमें ईसाईयत की तरफ ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए लोगों में आक्रोश था। इसीलिए इसको वैचारिक मतभेद का नाम दिया गया है कि सोचने की जो समझने की जो उस समय की कैपेसिटी थी, या वो मतभेद वाला था। क्योंकि हो सकता है सुधारात्मक था, लेकिन उनके तरफ लगता था कि नहीं, हमारी परंपराओं के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, इसलिए ऐसा विरोध हुआ था। तो ये कारण आते हैं आपको क्या कहते हैं इसको महत्वपूर्ण कारणों में यह शामिल हो जाता है, जिसको वैचारिक मतभेद कहते हैं। अगला में हम देखें थोड़ी सी इसकी आर्थिक कारण को। आर्थिक कारण भी कहीं ना कहीं इस क्रांति को जोर दे रहा था। जैसे ब्रिटेन ने भारत में रेलवे स्टार्ट किया डलहौजी के समय 1853 ईस्वी में, जो मुंबई से ठाणे चला था। तो जो रेलवे का विकास हुआ, लोगों को लगा कि रेलवे के आने से, इसको लोगों ने उस समय दानव की संज्ञा दी थी रेलवे को। भारतीयों के द्वारा दानव की संज्ञा दी गई थी रेलवे को कि इतना बड़ा इंजन आया है, यह छोटे छोटे लोगों का काम जो है खा जाएगा, इसकी रफ्तार तेज है, आने वाले यहाँ के लोग हैं जो भूखमरी के शिकार हो जाएंगे। तो एक ये कारण हो गया। दूसरा कारण था कि वाणिज्यिक खेती को पे जोर दिया गया। वेलेस्ली के समय कॉमर्शियल एग्रीकल्चर पर, कॉमर्शियल इंडस्ट्री पर ज्यादा जोर दिया गया था,
कि जितनी कमर्शियल खेती होगी विकास आर्थिक रूप से हम मजबूत होंगे। यह बात तो ब्रिटिश के लिए ठीक था कि हाँ, कमर्शियल खेती में जैसे गन्ना हो गया, शकरकंद हो गया, तंबाकू की खेती हो गई, लेकिन इसका फायदा किसानों को नहीं था, क्योंकि जो जिस चीज का उपयोग हम डायरेक्ट रूप से नहीं कर सकते हैं वो हमारे लिए किसी काम का नहीं है। तो परंपरागत जो कृषि थी उसको बदलने पर ज्यादा जोर दिया गया। एक और गलती हुआ था कि निजी व्यापार प्रतिबंधित कर दिया गया था। यह गलत हुआ था। मान लीजिए कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं वह निजी व्यापार करते थे, लेकिन बंद करने का उद्देश्य इन लोकल लोगों के साथ नहीं था। कुछ ब्रिटिशर्स अपना व्यवसाय कंपनी से अलग करते थे, जिससे कंपनी का नुकसान जाता था और वह ब्रिटिशर्स धनी बन जाते थे। इसलिए निजी व्यापार पर रोक लगाया गया था। रेलवे का विकास, डाक का विकास। मान लीजिए एक चिट्ठी को दूसरी जगह पहुंचाने के लिए जिसमें अधिकतम समय लगता था, अब तो डाक का विकास हो गया और तुरंत ही रेल डाक व्यवस्था भी शुरू कर दी गई थी। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन मस्तिष्क में ये प्रभाव डाल रहे थे कि हमारी जो है रोजगार छीन ली जाएगी। तो ये भी एक कारण हो सकता है। अब थोड़ी सी राजनीतिक कारण देखते हैं, क्योंकि हर चीज में एक कोई ना कोई एक राजनीतिक कारण होता है। पॉलिटिकल व्यूज होगा, जब तक राजनीतिक कारण नहीं होगा तब तक कोई भी विद्रोह जो है धरातल पे नहीं आएगा। तो राजनीतिक कारण क्या थे कि उस समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे और बहादुर शाह जफर वृद्ध हो गए थे और लॉर्ड डलहौजी के समय ही उसे भविष्य में लाल किला खाली करने का नोटिफिकेशन दे दिया गया था कि आप समय के अनुरूप लाल किला आप खाली करेंगे। और कैनिंग आते ही यह घोषणा कर दिया कि अब मुगल वंशज जो हैं अब बादशाह नहीं बनेंगे, यानी अब राजा नहीं बन सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कुठाराघात था और यह चीजें कहीं ना कहीं उनको तोड़ रही थी। हाँ, और ये भी आदेश जारी किया गया कि आप उसको लाल किला को खाली कर दें और उत्तराधिकारी को राजा नहीं मानने दिया गया। तो ये भी कहीं ना कहीं 1857 के विद्रोह का एक कारण बना। इसलिए जब मेरठ के सैनिक बहादुर शाह जफर के यहाँ गए तो उन्होंने नेतृत्व करना स्वीकार कर लिया था। अब थोड़ी सी आते हैं सिपाहियों की तरफ, क्योंकि इसका नाम अगर सिपाही विद्रोह है तो कहीं ना कहीं शुरुआत उन्हीं के द्वारा होगा। तुम देखेंगे सिपाहियों को आशंका, सिपाहियों की आशंका, किस आशंका के कारण यह शुरुआत सिपाही के द्वारा हो गया। तो आपको ज्ञात होगा जब लॉर्ड विलियम बेंटिक मद्रास के गवर्नर थे, उस समय बंगाल में गवर्नर जनरल होता था और मद्रास में गवर्नर होता था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय मद्रास के गवर्नर हुआ करते थे। तो उस समय वहां सैनिकों को चंदन टीका लगाने, कुंडल पहनने, बाली पहनने, इस सब चीजों पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। प्रतिबंध लगाने की एकमात्र उद्देश्य था कि हो सकता है स्वर्ण जाति के लोग चंदन लगाते हैं, पिछड़ी या अति पिछड़ा लोग जो है वो चंदन नहीं लगाते, तो इससे पता चल जाता है कि कौन किस जाति के हैं। तो उन्होंने इस उद्देश्य से हटा दिया चंदन टीका कुंडल बाली कि ताकि यहाँ जातिगत भावनाएं उभर के सामने नहीं आए, सभी एक समान रहे। तो इस उद्देश्य से हटाया गया था। लेकिन विचारधाराएं कुछ अलग थी जो अलग रूप ले लिया। इसके अलावा एक भ्रांतियां थी कि हिंदू समुद्र पार नहीं कर सकते हैं, यानी समुद्र पार करना अपराध की श्रेणी में आता था, धर्म विरोधी बात माना जाता था उसको। और सैनिकों के लिए कुछ समय विदेश में जाकर के सेवा देना अनिवार्य कर दिया गया था कि जो भी सैनिक होंगे उनको साल में कुछ दिनों के लिए विदेश में जाकर के सेवा देना होगा। तो ये भी समझ जाइए तो कहीं ना कहीं एक फैक्ट कर रहा था जो कारण बन सकता था।
क्योंकि आक्रोश अंदर ही अंदर पैदा कर रहा था। और इसका जो तत्कालीन और महत्वपूर्ण कारण है वह है एनफील्ड राइफल। या एनफील्ड बंदूक कहें इसको हम। यह भी एक कारण बना जो तत्कालिक कारण की श्रेणियों में आता है। तो पहले जो ब्रिटेन के पास जो हथियार थे वह 8053 मॉडल चल रहा था, यानी उसको पैटर्न 8053 कहा जाता था। पैटर्न 8053 ये चलते थे, ये पुराने पैटर्न के थे और थोड़ी सी पुरानी थी, ब्राउन बैग के द्वारा ब्राउन बेस्ट से चलता था। लेकिन जो नई इनफील्ड राइफल लाई गई वह शक्तिशाली था और सबसे बड़ा चीज था उसका निशाना अचूक था, निशाना नहीं चूकता था। लेकिन गोली भरने की जो प्रक्रिया थी, बंदूक नहीं थी लेकिन उसमें गोली भरने की जो प्रक्रिया थी वही पुरानी वाली प्रक्रिया थी। कारतूस को दांत से खींचना और भरना, बाहर मुंह से भरने वाली प्रक्रिया थी। तो प्रक्रिया वही थी। और ये जो कारतूस जो होता था, कारतूस बारूद से बना होता है तो उसमें बाहरी सीलन पैदा नहीं हो और कोई भी चीज सीम हो जाएगा। जब पटाखा वगैरह देखते होइएगा दीपावली छठ में, ज्यादा दिन होने के बाद वह सीम हो जाता है, तो सीम होने के बाद में वो आवाज नहीं कर पाता है, तो मिसफ्यूज होने का भी डर रहता है। तो उसको दांत से खींचना पड़ता था। तो सीलन से बचाने के लिए उस पर चर्बी का लेप चढ़ाया जाता था ताकि उस पर सीलन पैदा नहीं हो, सीलन से बचाने के लिए। अब वह चर्बी किस चीज की थी ये बाद में अफवाह फैली। नहीं, आप चर्बी की थी तो चर्बी का मतलब है किसी जीव का ही चर्बी होगा, वह गाय या सुअर का हो सकता था, इसमें कोई दो मत नहीं है। एक और अफवाह फैला था कि, अफवाह भी देख लेते हैं। अफवाह फैला था कि 1757 में ब्रिटिश सत्ता में आई है और भविष्यवाणी किया गया था कि 100 वर्षों में ब्रिटिश सत्ता समाप्त हो जाएगी। तो 1857 प्लस 100 अगर करते हैं, 1757 प्लस 100 तो 1857 आता है। तो लोगों को लगा कि अब 100 तक लगने वाला है, 100 वर्ष पूरने वाला है अंग्रेजों का भारत आए हुए, तो ऐसे में अब इनका जाना श्योर है। और इसलिए लोगों ने घर घर में कमल और चपाती बांटना शुरू कर दिया जो इसके क्रांति के पहचान चिन्ह थे। तो ये भी अंदर अंदर समझिए कि एक ज्वाला धधक रही थी, लोगों में अति उत्साहित थे कि 100 वर्ष आना है और अंग्रेजों का यहां से जाना श्योर है। तो ये एक भ्रांतियां थी, अफवाह थी जो युद्ध का कारण बना। अब थोड़ा सा हम चलते हैं कि इसका युद्ध का प्रारंभ कैसे हुआ। अभी तक हम कारण देखे, उसका फैक्ट हम देखे, अब थोड़ा सा हम शुरुआत देखते हैं कि आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई। यानी शुरुआत का मतलब होता है तत्कालिक कारण। तो तत्कालिक कारण जो है इसका इनफील्ड राइफल है। चलिए अब थोड़ा सा परिणाम देखते हैं। घटना है 26 फरवरी 1857। अब इसको हम तात्कालिक कारण कह सकते हैं या प्रारंभ कह सकते हैं। तो घटना है 26 फरवरी 1857 को सैनिकों के लिए पुराने पैटर्न की राइफल की जगह पर नई कारतूस वाली बंदूक लाई गई। और यह घटना है 29 मार्च 1857। जगह है बैरकपुर छावनी। इस समय शामिल किया गया नया राइफल शामिल। अब घटना की तरफ चलते हैं। 29 मार्च
1857 स्थान है बैरकपुर छावनी। यह बैरकपुर छावनी कोलकाता से कुछ ही दूरी पे है। यहां के एक सिपाही हैं मंगल पांडे। सिपाही मंगल पांडे रहने वाला कहां का है? तो रहने वाला है ये बलिया जिला उत्तर प्रदेश का, जो बिहार के सटे हुए है। यह बैरकपुर छावनी 34वीं BNI है, इन्फेंट्री। बैरकपुर छावनी 34वीं BNI रेजिमेंट जिसको कहते हैं, उसी का यह सिपाही है मंगल पांडे। उनतीस वर्ष का है यह मंगल पांडे। इसकी उम्र जो है मात्र 29 वर्ष है, युवा है, जोश और जुनून में है। यह जैसे इसको पता चलता है कि जो कारतूस यूज किया जा रहा है इसमें गाय और सुअर की चर्बी है, गाय की चर्बी हिंदू के लिए और सुअर की चर्बी मुसलमानों के लिए हराम है, तो इन्होंने विद्रोह कर दिया। विद्रोह किया तो निश्चित है विद्रोह जब करेगा तो उसका जो हेड होगा वो जांच करने आएगा। तो जांच के उद्देश्य से सार्जेंट मेजर जेम्स ह्यूसन आया। जेम्स ह्यूसन मेजर था। ह्यूसन आया पता करने की भाई क्या हुआ। मंगल पांडे ने उसको गोली मार दिया। जैसे इसको गोली लगा इसने क्या किया, इमरजेंसी अलार्म बजा दिया। इमरजेंसी अलार्म बजा दिया। अब इमरजेंसी अलार्म बजने का मतलब है कि भारतीय सैनिक नहीं ब्रिटिश सैनिक पर किसी तरह खतरा है। तो लेफ्टिनेंट बॉग जो था, लेफ्टिनेंट हेनरी बॉग, लेफ्टिनेंट हेनरी बॉग वहां पहुंचा देखने के लिए आखिर भाई हुआ क्या, ये मामला क्या है, किस तरह का इमरजेंसी है। और जैसे वो अशांति देख करके वहां पहुंचा कि अशांति का कारण क्या है, मंगल पांडे ने उस पर भी गोली चलाई और दोनों की हत्या हो गई। इस हत्या के बाद में मंगल पांडे को 6 अप्रैल को कोर्ट मार्शल किया गया। 6 अप्रैल को कोर्ट मार्शल और 8 तारीख को फांसी पर लटका दिया गया। 8 अप्रैल को फांसी पर इनकी कहानी खत्म हो जाती है। यह घटना भी लगभग उसी दिन समाप्त हो जाता है। अब हम चर्चा करेंगे इस घटना के आगे, क्योंकि 8 अप्रैल को फांसी होती है और 8 अप्रैल से 9 अप्रैल में कुछ नहीं होता है। मंगल पांडे की हत्या होती है, बातें वहीं चुप रहती है। लेकिन उस समय तो इतनी तत्कालीन मीडिया थी नहीं, अखबार उतने थे नहीं, तो यह खबर जो है धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गया। और यह खबर निश्चित है कि एक सैनिक की घटना है, इसको ज्यादा सैनिक ही रिएक्ट करेंगे। और हुआ ऐसा ही, जस्ट मात्र 1 महीना ही गुजरा था कि 10 मई 1857, इसका नाम देते हैं क्रांति का प्रसार। कैसे हुआ? क्रांति का प्रसार। चलते हैं मेरठ। 10 मई 1857 इसी दिन से क्रांति का आगाज भी माना जाता है। 10 मई 1857 मेरठ के 2 सैनिकों के गुट 20 NI, 20 NI और LC 20
एनआई और एलसी ने विद्रोह कर दिया। कहां? तो मेरठ में। यह पैदल सैन्य टुकड़ी थी और 11 मई को दिल्ली पहुंच गई। घटना है कब की? 10 मई की। पहुंचते कब है? 11 मई को ये लोग दिल्ली पहुंचता है। यानी रातों रात पैदल ही मेरठ से दिल्ली 200 किलोमीटर की लोग यात्रा करता है और वहां जाकर के बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित करता है। लेकिन बहादुर शाह जफर 11 मई दिल्ली, बहादुर शाह जफर को नेता घोषित, जफर को नेता घोषित करता है। लेकिन बहादुर शाह जफर वृद्ध हो गए रहते हैं और शक्तिहीन रहते हैं। ऐसे में नेतृत्व जो इनका करता है वह बख्त खां करता है। बख्त यानी इनका सेनापति होता है, बख्त खां नेतृत्व करते हैं। और 10 मई मेरठ, ध्यान चल देंगे, 11 मई को दिल्ली। और दिल्ली में उस आंदोलन को दबाने के लिए निकलसन आता है, सेनाध्यक्ष निकलसन आता है। निकलसन, लेकिन सैनिकों ने इसे क्या किया? मार दिया। मार दिया तो यह आंदोलन जो है और तेजी से फैला और इस आंदोलन को दबाने के लिए निकलसन के बाद में हडसन को भेजा जाता है। तब तक ये जो विद्रोही हैं आगे बढ़ जाते हैं। 10-11 मई फिर थोड़ा सा गैप होता है। गैप क्या होता है? यहां से फिर अगले दौर में जाने के लिए लगभग 20-25 दिन का फिर से वक्त लगता है और अगली घटना जो घटती है वह लखनऊ में घटती है। तो हम लोग चलेंगे, मेरठ दिल्ली देख लिया, 10-11 2 दिन की घटना है। अंग्रेजी सेना नायक हडसन, निकलसन, जिसकी हत्या हो जाती है। फिर उसके बाद में हडसन के बाद में निकलसन के बाद में हडसन आते हैं। दिल्ली का नेतृत्व करता बहादुर शाह जफर, लेकिन वास्तविक नेतृत्व करता अगर पूछे तो बख्त खां है। अब चलते हैं 4 जून 1857, यानी लगभग 20 दिन के गैप के बाद में स्थान हम लेते हैं लखनऊ। लखनऊ की घटना है कब की? 4 जून। लखनऊ में है वाजिद अली शाह, अवध के नवाब, जिन पे कुशासन का आरोप लगाकर अवध को हड़प लिया गया था। तो वहां के शासक वाजिद अली शाह नहीं है, उनकी बेगम है बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल, ये वाजिद अली शाह की दूसरी बीवी है। वाजिद अली शाह की सेकेंड वाइफ का है इसको। घटना 4 जून 1857, लखनऊ, जो अवध कहलाता था, और यानी अवध के नवाब, इनका मुख्यालय लखनऊ हुआ करता था। और विरजिस कादिर हजरत बेगम के पुत्र थे। विरजिस कादिर, दोनों ने आंदोलन का नेतृत्व किया। कहां से? तो लखनऊ से। लेकिन इस आंदोलन को दबाने के लिए कैंपबेल को भेजा जाता है। कैंपबेल सेनानायक है, ब्रिटिश कमांडर है। कैंपबेल आता है और विद्रोह को दबाता है। विद्रोह को दबा देने के बाद में हजरत बेगम जो है वह भाग करके नेपाल चली जाती है और नेपाल के बाद उनकी मृत्यु कहां होती है इस बात की जानकारी नहीं मिल पाती है। तो 4 जून लखनऊ, बेगम हजरत महल वाजिद अली शाह की द्वितीय पत्नी है और इनके पुत्र है विरजिस कादिर। ये दोनों के संयुक्त दोनों
संघर्ष करते हैं। उस संघर्ष को दबाने का काम जो करता है वह कैंपबेल करता है। अगले दिन की घटना देखते हैं, 4 जून, फिर आते हैं 5 जून 1857। 4 जून 5 जून की घटना बगल में इसलिए है कि कानपुर की घटना है यह। कानपुर समझे तो इस क्रांति का सबसे प्रमुख केंद्र रहा है, क्योंकि कानपुर एक समझे तो चौराहा रहा है। यह चारों दिशाओं से सड़कें वहां से जुड़ी हुई थी, इसलिए यह ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया और क्रांति में यह जगह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहा और इसको दबाने का प्रयास भी सबसे ज्यादा किया गया था। और यहाँ के जो नेतृत्व करता थे वह थे तात्या टोपे और नाना साहब। तो तात्या टोपे आप जानते हैं, तात्या टोपे, इनका ओरिजिनल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग और नाना साहब, नाना साहब। तो तात्या टोपे, रामचंद्र पांडुरंग, नाना साहब, हाँ, इनका नाम था धोंदू पंत। धोंदू पंत। धोंदू पंत। और इन लोगों ने कानपुर का मोर्चा संभाला था। कानपुर पहले भी बताया हूं, कानपुर एक प्रमुख केंद्र रहा है। और तात्या टोपे के साथ इनके एक मित्र मान सिंह ने दागाबाजी किया और धोखे से तात्या टोपे को पकड़वा दिया, जिसके कारण तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1858 18 अप्रैल 1858 को फांसी दे दी गई। और इस विद्रोह को दबाने के में जो मुख्य भूमिका निभाया था वह सैन्य कमांडर था नील और कैंपबेल। कर्नल नील और कैंपबेल, 2 लोगों के प्रयास से इस विद्रोह का दमन किया गया। लेकिन यह दमन जो हुआ 1858 में है, क्योंकि वहां एक लंबा संघर्ष चला था। अब हम देखते हैं अगला। हमने 10-11 देखा, फिर 4-5 देखा। ऐसे कड़ी में पढ़ेंगे तो लंबे वक्त तक याद रह सकता है। 10 मेरठ, 11 दिल्ली, 4 लखनऊ, 5 कानपुर। तो इस प्रकार से हमने 4 क्षेत्रों को देख लिया। अब एक अलग क्षेत्र देखेंगे जो ऑलरेडी ही फेमस है, झांसी। यह जून 57 की घटना है। जून 57, स्थान झांसी। क्योंकि यह जितनी ऐतिहासिक रहा है, शायद कोई क्षेत्र उतना ऐतिहासिक नहीं रहा है, केवल झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के कारण। और आप जानते हैं कि यहाँ की जो मुख्य थी वह झांसी की रानी थी। हालांकि इनका निकनेम है झांसी की रानी। इनको मणिकर्णिका, इनका जो मूल नाम था वह था मणिकर्णिका। मणिकर्णिका ये गंगाधर राव की पत्नी थी। और इनके साथ भी वही हुआ था। इनके दत्तक पुत्र को शासक बनने से रोका गया था। ये गंगाधर राव की बीवी थी, राव की पत्नी। तो इसके बाद की जो घटनाएं हैं वो हम देखते हैं। और इनका साथ दिए थे तात्या टोपे। वही तात्या टोपे, रामचंद्र पांडुरंग बहुत अच्छी साथ दिए थे। लेकिन इनके जो आंदोलन के साथ जो दबाने का प्रयास किया था वह ह्यूरोज ने किया था। सॉरी,
हीरोज, हिंदी में हीरोज। और इसी हीरोज ने कहा था कि इस क्रांति में पूरे विद्रोहियों में एक पुरुष थी, वह थी मणिकर्णिका यानी झांसी की रानी। उन्होंने पुरुष की संज्ञा दिया था क्योंकि जितने विद्रोही थे उसमें सबसे अगर लंबा संघर्ष किसी ने किया था हीरोज के साथ में तो वह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। लेकिन इनके साथ एक और जो मुख्य भूमिका निभाई थी वह थी झलकारी बाई। तो इसलिए झलकारी बाई को भी हम लोग नहीं भूल सकते हैं, अहम भूमिका वो अदा की थी। और यही कारण है कि झांसी की रानी की जो लड़ाई चली है वो लंबी चली है और अंग्रेजों को पसीना छुड़ा दी थी और वीर गति को प्राप्त भी हो जाती है वो। फिर आते हैं उसके जस्ट बाद में जगदीशपुर, जून 57, स्थान जगदीशपुर। जगदीशपुर आज के डेट में आरा। वीर कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह और इनके एक भाई थे अमर सिंह। दोनों ने दो जगह से एक साथ कभी युद्ध नहीं लड़ा है। वीर कुंवर सिंह क्षेत्र को जीतते जाते थे और आगे बढ़ते जाते थे और लगभग समस्त जो क्रांति के केंद्र थे उसका दौरा इन्होंने किया था। और यहां जो है अमर सिंह देखते थे, अमर सिंह गोरिल्ला पद्धति युद्ध करने में फेमस थे। गोरिल्ला पद्धति यानी छुप के वार करते थे पहाड़ों में, कैमूर और रोहतास की पहाड़ियों में। और विलियम टेलर और विसेंट आयर दो सेना अध्यक्षों के साथ इनकी लड़ाई हुई थी। एक विलियम टेलर, जो प्रारंभिक लड़ाई थी इनकी वह विलियम टेलर के साथ थी, और जो अंतिम लड़ाई थी क्योंकि इनका संघर्ष 1858 के दिसंबर तक चला है तो अंतिम लड़ाई जो है वो आयर के साथ है। तो दो के साथ चला है और एक लंबा संघर्ष चला है। बाद में वीर कुंवर सिंह लौटते समय जब गंगा नदी पार कर रहे थे तो एक हाथ में इनके गोली लग गया था तो उन्होंने एक हाथ से एक हाथ काट के हटा दिया था अपने ही तलवार से। और बाद में वही घाव जब घाव बन गया, इन्फेक्शन हो गया, उसी से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये जून 57 में झांसी की 4 क्षेत्र रहेंगे, झांसी, लक्ष्मीबाई और बिहार में वीर कुंवर सिंह। अब आगे देखेंगे दो छोटे छोटे और क्षेत्र हैं। फैजाबाद, ये जून 1857 की ही बात है। फैजाबाद, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह और इनकी लड़ाई जो हुई थी अहमदुल्लाह की, मौलवी अहमदुल्लाह और अंग्रेजी कमांडर थे नील। इनका संघर्ष बहुत लंबा नहीं चला है। फिर उसी तरह इलाहाबाद में, ये सब समकालीन घटना है। इलाहाबाद में थे लियाकत अली, और इनका जो सामना हुआ था, यहाँ के जो विद्रोह को दबाया था वह भी नील ही था कि दोनों नजदीक नजदीक था। नील ने इस विद्रोह को भी दबा दिया था। अब थोड़ा सा हम देखेंगे, एक क्षेत्र बचता है बरेली, जहां पे खान बहादुर खान थे। बरेली, यहां खान बहादुर खान, खान बहादुर खान, और यहां के जो आंदोलन को दबाया था वह था हडसन, वही हडसन जो दिल्ली गया था। तो इस संघर्ष के दौर को हम एक बार और रिपीट कर लेते हैं, यानी क्रांति का प्रसार हम देखेंगे।
तो 10 मई 1857 को पैदल सैनिक टुकड़ी विद्रोह कर देता है, विद्रोह करके वहां से प्रस्थान करता है। 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंचता है। दिल्ली पहुंचकर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना सेना घोषित करता है या नेतृत्वकर्ता घोषित करता है। बहादुर शाह जफर शक्तिहीन होने के कारण अपने सेनापति बख्त खां को नेतृत्वकर्ता बनाते हैं और निकोलसन जैसे ही विद्रोह को दबाने के लिए चलता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। बाद में हडसन कमाल संभालता है। अगला 4 जून 1857 लखनऊ बेगम हजरत महल, जो वाजिद अली शाह की दूसरी पत्नी है, और विरजिस कादिर उसके पुत्र हैं, ये लोग आंदोलन कर देते हैं, लेकिन इस आंदोलन को कैंपबेल के द्वारा दबा दिया जाता है। 5 जून को कानपुर में तात्या टोपे और नाना साहब, तात्या टोपे रामचंद्र पांडुरंग और नाना साहब धोंदू पंत, ये दोनों विद्रोह कर देते हैं और इस विद्रोह को दबाने का काम जो करता है वह करता है नील और कैंपबेल। तात्या टोपे को उसके अपने ही मित्र मान सिंह द्वारा साजिश करके पकड़वा दिया जाता है, जिस कारण 18 अप्रैल 1858 को उसको फांसी दे दी जाती है। झांसी में क्रांति का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई करती है, साथ झलकारी बाई देती है और तात्या टोपे भी साथ देते हैं। और यह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जो मणिकर्णिका तांबे के नाम से जानी जाती है, मूल नाम उनका यह था। बिहार के जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह और अमर सिंह दोनों भाई यहां से नेतृत्व करते हैं और वीर कुंवर सिंह समस्त भारत यानी जहां जहां केंद्र होता है क्रांति का, तो 12 जून 1857 से इनकी क्रांति शुरुआत होती है और लगभग सभी क्रांतिकारियों का ये सहयोग करते हैं। अमर सिंह गोरिल्ला पद्धति युद्ध द्वारा अंग्रेजों को परेशान करते हैं और यहाँ विद्रोह को दबाने का काम विलियम टेलर और विसेंट आयर के द्वारा किया जाता है। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, जिसको नील द्वारा दबा दिया जाता है। इलाहाबाद लियाकत अली, कर्नल नील द्वारा उस विद्रोह को भी दबा दिया जाता है और बरेली में खान बहादुर खां के नेतृत्व में यह विद्रोह प्रारंभ होता है, लेकिन हडसन द्वारा इस विद्रोह को दबा दिया जाता है। अब पूरी क्रांति देखने के बाद हम देखेंगे यह क्रांति सफल नहीं रही। हाँ, मन और मस्तिष्क से देखे, भारतीयों के हौसला के लिहाज से देखे तो क्रांति सफल मानी जाएगी, लेकिन अंततः अगर पूर्ण परिणाम देखे तो परिणाम यही रहा कि हम असफल रहे, यानी असफलता हमको प्राप्त हुई। तो ये असफलता अगर मिली तो क्या कारण थी, हम सफल क्यों नहीं हो सकते थे? तो इसका एक ही कारण था, एकता का अभाव था, यानी एकता, संगठन और संसाधन की कमी थी। यानी 3 चीजों की कमी थी। एकता नहीं था हमारे पास, संगठन नहीं थे और संसाधनों की कमी थी, सीमित क्षेत्र था। तो यही एक सबसे बड़ा कारण बनता है। अगर यूनिटी के साथ हम लड़े होते तो शायद यह विद्रोह हम जीत सकते थे, क्योंकि सैनिक और जमींदार के अतिरिक्त इसमें अब अक्सर देखेंगे राजाओं महाराजाओं ने, जो अंग्रेजों द्वारा सताए नहीं गए थे, उन लोगों ने भाग नहीं लिया। इसमें मिडिल क्लास लोगों ने भी भाग नहीं लिया। इसके अलावा मजदूर वर्ग के लोगों ने भाग नहीं लिया। तो निश्चित है कि जिसमें सभी लोग शामिल नहीं होंगे वह विद्रोह सफल नहीं हो सकता है। अब थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं इस विद्रोह पे लिखी गई पुस्तकों के बारे में। तो एक पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बड़ी फेमस है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, क्योंकि जब भी 1857 की क्रांति की बात आती है तो 1908 में एक पुस्तक लिखी गई द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और उसके लेखक जो थे वह वीडी सावरकर थे। तो वीडी सावरकर के द्वारा लिखा गया पुस्तक बहुत ही फेमस पुस्तक मानी जाती है। इसमें घटनाओं का सही चित्रण
किया गया है, ऐसी बात कही गई है। और अशोक मेहता की द ग्रेट रिवेलियन, अशोक मेहता की पुस्तक थी द ग्रेट रिवेलियन, ये अशोक मेहता की पुस्तक थी। और इन्होंने ही इसको राष्ट्रीय आंदोलन कहा था, यानी द ग्रेट रिवेलियन पुस्तक के द्वारा अशोक मेहता ने इसको राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिया था। और तीसरी एक पुस्तक जो सबसे ज्यादा फेमस रही वह 1857 रही, 1857। और इस पुस्तक के जो लेखक थे वह थे सुरेंद्र नाथ सेन, यानी एसएन सेन की पुस्तक थी ये 1857। इस पुस्तक को ही सरकारी पुस्तक माना गया और ये सुरेंद्र नाथ सेन को सरकारी इतिहासकार भी माना गया, एसएन सेन को सरकारी इतिहासकार माना गया। सरकारी इतिहासकार या गवाह इसको कहें, क्योंकि इनकी पुस्तकें जो लिखी गई है निष्पक्ष लिखी गई थी। और एक और व्यक्ति की मैं चर्चा कर लेना चाहूंगा कि लंदन टाइम्स, उस समय की जो समाचार पत्रिका थी लंदन टाइम्स, तो लंदन टाइम्स के संवाददाता यानी वहां का दैनिक जो अखबार था लंदन टाइम्स, उसके जो संवाददाता थे W.H. रसल संजोग से उस समय भारतीय दौरा पर थे, यानी भारत की यात्रा पे थी, और उन्होंने इस घटना को बखूबी देखा था। और तो लगभग हमने 1857 के विद्रोह को समस्त चीजों को, यानी प्रारंभ से लेकर के अंत तक हमने एक ही टॉपिक में सजोने का काम किया है और प्रयास किया है कि जो भी चीजें इसमें संभव थी हमने इसको शामिल किया है। और मैं आशा करता हूं कि निश्चित ही मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो निश्चित ही कमेंट्स करें, ताकि आपका कमेंट्स और लाइक ही से हम लोग को ऊर्जा मिलती है, ताकि हम लोग अच्छा वीडियो बनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी अगले कड़ी में किसी अन्य वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।